हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपीस। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक के अगेंस्ट में या एनबीएफसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट की प्रोसेस के बारे में। कई बार आप जब बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं, चाहे आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो, फंड ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या आपने लोन लिया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है जिसको बैंक रिजॉल्व नहीं कर रहा है, इस केस में आप बैंक के अगेंस्ट में या एनबीएफसी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई को। उसका एक पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप कब बैंक के खिलाफ या एनबीएफसी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि आरबीआई के ऑम्बर्ट्समैन स्कीम में लिखा हुआ है, कंप्लेंट जैसा कि आप ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, आपने बैंक में कंप्लेंट दे दी है, उसके 30 दिन में भी आपको रिप्लाई नहीं मिला है, या बैंक ने आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है, या आप सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो, तो ही आप ऑम्बर्ट्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है। जैसा कि आप आरबीआई के इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, आप नॉर्मली एक क्लिक करके यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं उनको, या एक फॉर्म भर के भी उनको पहुंचा सकते हैं। ईमेल करने के लिए ऑप्शन, ईमेल के सारे एड्रेसेस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑनलाइन किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में ओम्बड्समैन में किस तरह से आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये लिंक देख रहे हैं, cms.rbi.org.in, इस लिंक पे जाकर आप फाइल अ कंप्लेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी प्रोसेस है जिसको कि आज हम एक पूरा एग्जांपल के रूप में समझेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी क्लिक किया फाइल अ कंप्लेंट पे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्मॉल कैप और कैपिटल लेटर का। जैसे ही आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा। जैसे मैंने मेरा नाम डाल दिया है। आप जैसे ही आपका नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर पंच करना है और ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहां पर आ रही है कंप्लेनेंट्स डिटेल, यानी कि आपकी डिटेल, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी डिटेल। आज के एग्जांपल में हम समझेंगे, मान लीजिए मेरे साथ में धनी का कोई लोन फ्रॉड हुआ है, किसी ने मेरे केवाईसी का मिस यूज करके मेरे नाम से लोन ले लिया है जिसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, और मैं आज कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ धनी के अगेंस्ट में, यानी कि इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड या इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट में मैं कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, अपना ईमेल एड्रेस डाला है। उसके बाद मेरे को अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि ये मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा हूँ, या मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस है उसमें लोन लिया है मैंने, या उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन की कंप्लेंट है, कंपनी है, ट्रस्ट है, जो भी फॉर्म है आपका, आपको जिस सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्सनल लोन का इशू है तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आपकी एज और जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है कंप्लेंट्स स्टेट ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ रहते हैं। जैसे एमपी में रहते हैं तो आपको एमपी सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपको एड्रेस डालना है और आपका पिन कोड डालना है। यहाँ पर आएगा एंटिटी नेम जिसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, और ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पर, जैसे कि आप सारी बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है उनके ऑलरेडी नाम आ रहे हैं। हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं इंडिया बुल वेंचर्स लिमिटेड, यानी कि धनी ऐप, तो मेरे को आईवीएल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जैसे ही मैं आईवीएल लिख रहा हूँ, ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार में ये अप्लाई कर भी ना पाओ आप, तो हो सकता है आपको मल्टीपल अटेम्प्ट भी करना पड़े। जैसे कि काफ़ी स्लो हो रहा है, ये वेट करना पड़ेगा हमको। अब हमने आईवीएल लिखा है तो यहाँ पर इंडिया बुल कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड, अर्लियर नेम आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड आ गया है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। राइट। इसके बाद में आपको वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है उस प्रोसेस से रिलेटेड। जैसे कि इज योर कंप्लेंट सब जुडाइज, यानी कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी कोर्ट में है क्या, आपका कुछ केस वगैरह चल रहा है, नहीं हम फर्स्ट टाइम कंप्लेंट कर रहे हैं बैंक के अगेंस्ट में, यहाँ पर आपको वो डिटेल डालनी है। सेकेंड, इज योर कंप्लेंट मेड थ्रू एन एडवोकेट, आपने कोई लॉयर या लीगल एजेंसी हायर करी, आप खुद कर रहे हैं, जैसे हम हमारी कंप्लेंट खुद फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं नोट टिक करूंगा। नेक्स्ट है, हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डेल्ट विथ और इन अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विद द ओम्बड्समैन, सेम ग्राउंड पे कंप्लेंट आपके ओम्बड्समैन के पास में पेंडिंग है, नहीं हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमको नो पे टिक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डज योर कंप्लेंट इन्वॉल्व जनरल कंप्लेंट अगेंस्ट मैनेजमेंट, आप क्या एमडी, सीईओ या किसी स्पेसिफिक बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, नहीं आप कंपनी के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो आपको नो टिक करना है। जो भी आपका केस हो वहां पर आप यस नो कर सकते हैं। डज योर कंप्लेंट इन्वॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटी, क्या कंप्लेंट दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच की है, क्या आप एज अ बैंक खुद कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, नहीं हम इंडिविजुअल है तो हमारे केस में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है, इस कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्या आप वहाँ के एम्प्लॉय हो जो कंप्लेंट कर रहे हैं, नहीं हम तो वहाँ के एक कंज्यूमर हैं। इस तरह से आपको सारे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कई बार थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको पेशेंस रखना है पूरी प्रोसेस में। नेक्स्ट आ गया, हैव यू फाइल्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद रेगुलेटेड एंटिटी। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ओम्बड्समैन में आरबीआई को आप तभी अप्रोच कर सकते हो जब आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर रखी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी छोटा सा इशू हुआ, आपने बैंक को तो अप्रोच ही नहीं किया कंप्लेंट के लिए और डायरेक्ट आप आरबीआई में आ गए।
आरबीआई इतना भी फ्री नहीं है, तो आपको पहले कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगी एज पर नॉर्म्स ऑल्सो। आपको पहले कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगी बैंक को, तो आपको डेट डालना पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे नो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ओ ओ ओ यस, यहाँ पर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा यस। और जैसे कि मैंने डेट सिलेक्ट कर रखी है कि 10 मार्च को मैंने कंप्लेंट फाइल करी थी, यहाँ पे मेरे को अपलोड करना पड़ेगी कंप्लेंट की कॉपी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है पूरी प्रोसेस में, आपने जब बैंक को अप्रोच किया है किसी भी प्रॉब्लम या कंप्लेंट के रिलेटेड, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, आपके पास में संभाल के रखना है। चाहे आपने हार्ड कॉपी लेटर दिया है तो आपको उसकी एक एक्नॉलेज सील साइन कॉपी रखना है। आपने यदि मेल किया है तो मेल की कॉपी आपको संभाल के रखनी है। आपने जो कंप्लेंट करी है उसकी कॉपी, उनका जो रिप्लाई आया उसकी कॉपी, यदि रिप्लाई नहीं आया और आपने रिमाइंडर भेजा है तो रिमाइंडर की कॉपी, तीनों डॉक्यूमेंट को आपको संभाल कर रखना है। हार्ड कॉपी हो या मेल हो, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कंप्लेंट की कॉपी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी, एक डमी डॉक्यूमेंट, राइट, ये यहाँ से अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट। चाहे मेल हो या हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है, आप पीडीएफ में कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका साइज 2 MB से ज्यादा का ना हो। उसके बाद में आपको फर्दर कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी। यदि रिप्लाई आया है आपको तो यस करना है और रिप्लाई की डेट डालनी है। जैसे 10 मार्च को हमने कंप्लेंट करी, तो आप मानो हमारे कि हमको 14 मार्च को रिप्लाई आया है उनसे, तो आप रिप्लाई की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्लिक। नेक्स्ट है हैव यू सेंट रिमाइंडर, कि आपने उनको रिमाइंडर वापस से भेजा कि कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं इस पर क्लिक यस कर रहा हूँ। और मैं रिमाइंडर की डेट मान लीजिए डाल देता हूँ कि 10 मार्च के बाद मैंने वापस से उनको 21 मार्च को अप्रोच किया। ठीक है, अपलोड रिमाइंडर की कॉपी। ठीक है, अभी अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं उस पर नो क्लिक कर देता हूँ, नहीं तो फिर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेंगे। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट दी वॉलेट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी। ऐसा कुछ फोन पे, पेटीएम या ऐसे कुछ तरह का है, नहीं है तो उसको नो क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या आप किसी इंप्लॉय या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर। अब यदि कंप्लेंट आपकी किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए है कि आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया और पैसा नहीं आया, उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर डालना पड़ेगा। आइडियली आरबीआई खुद ही बोलता है कि आपको ये नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, फिर भी वो अपनी वेबसाइट पे मांग रहे हैं। एनीवेज आरबीआई मांग रही है तो आपको देना पड़ेगा। हमारी कंप्लेंट चूंकि लोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जो कि मैंने ये एग्जाम्पल में XYZ या 1 2 3 4 5 6 डाल रखा है। नेक्स्ट आ रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको शांति से पढ़ के इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि कंप्लेंट की कैटेगरी, जैसे कि यदि आपकी कंप्लेंट एटीएम डेबिट कार्ड से रिलेटेड है तो यहाँ आएगा, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तो क्रेडिट कार्ड आएगा, लोन एंड एडवांस से रिलेटेड है तो लोन आएगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग डिपॉजिट अकाउंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस या पैरा बैंकिंग से। अब हमारे एग्जांपल में हम धनी के फेक लोन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे लोन से एडवांसेस क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सब कैटेगरी है क्रेडिट स्कोर, डिजिटल लेंडिंग। एक 1 बाय 1 समझते हैं। क्या आपकी कंप्लेंट क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड है कि आपने टाइमली पेमेंट किया फिर भी बैंक ने गलत रिकॉर्ड अपडेट कर दिया सिविल में आपके, तो आपको क्रेडिट स्कोर सिलेक्ट करना है। आपका डिजिटल लेंडिंग ऐप, आपने नवी, धनी या ऐसी कोई ऐप से रिलेटेड कंप्लेंट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट में करना है आपको। जैसे कि हमारा धनी के अगेंस्ट में है तो हम डिजिटल लेंडिंग ऐप करेंगे। नेक्स्ट है डिसबर्समेंट टर्म्स एंड कंडीशन। सेंक्शन कंडीशन में कुछ सेंक्शन लेटर में कुछ कंडीशंस थी और उसके कंप्लाई नहीं कर रही है बैंक, उसको नहीं मान रही है, तो हमको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फीस चार्जेस रिलेटेड है, लोन के टाइम पे उन्होंने आपको बोला कि प्री पेमेंट या फोरक्लोजर नहीं लगेगा या कम लगेगा, उसके बावजूद क्लोजर के टाइम पे वो कुछ फीस लगा रहे हैं या ज्यादा चार्जेस लगा रहे हैं, या कुछ इंश्योरेंस गलत तरीके से उन्होंने बैंक ने आपको बेच दिया है, तो ये सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट बेनिफिट, यानी कि आप पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के स्टाम्प ड्यूटी आपसे फिर भी ज्यादा ले ली है, या आपको कोई सब्सिडी का पेमेंट नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड है तो आप गवर्नमेंट बेनिफिट में क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट से रिलेटेड आपका इशू है तो आप इंटरेस्ट रेट या कुछ ज्यादा कम है तो उससे रिलेटेड है तो आप इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे। लोन सेंक्शन या प्रोसेसिंग से रिलेटेड है तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि रिकवरी अनफेयर प्रैक्टिस है, कुछ पेमेंट नहीं कर पाए हैं या बाउंस हो गया, आपके घर पे बाउंसर आ गए हैं, अननेसेसरी लीगली आपको परेशान कर रहे हैं। रीपेमेंट ईएमआई या क्लोजर से रिलेटेड है, सिक्योरिटी या कोलेटरल से या सर्विस रिलेटेड है कि आपने कुछ स्टेटमेंट मांगा और आपको महीनों बाद भी नहीं दे रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम डिजिटल लेंडिंग ऐप सिलेक्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि हम धनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है सब कैटेगरी 2। अब उसमें आपको देखना है कि कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद एनक्लोजर नॉट गिवन। आपने लोन लिया है, आपको सेंक्शन लेटर या उसके एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली है, मिस सेलिंग ऑफ लोन हो रहा है, या आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट ये किस तरह का है, बैंक का नाम ही मेंशन नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अदर इशू यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको 1 लाइन में लिखना है कि क्या हुआ है। जैसे हमने लिख रखा है कि यार हमने कभी आईवीएल फाइनेंस या धनी से लोन नहीं लिया है, फिर भी किसी ने हमारे केवाईसी का मिस यूज करके लोन हमारे नाम से मार्क कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एक 1 लाइनर लिखना है। उसके बाद में आपको फैक्ट यानी पूरी डिटेल डेट के साथ में लिखनी है। मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर में आप यहाँ पर पूरा एक लेटर फॉर्मेट में दे सकते हैं उनको।
ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन और डिस्प्यूट। यहाँ पर मैंने डाल रखा है 60,000 रुपीज। अब यह पॉइंट वो है कि मान लीजिए कि आप के नाम से फेक लोन आ रहा है 60,000 रुपए का, तो आप यहाँ पे 60,000 डाल सकते हैं, या 50,000 का लोन है और ओवरड्यू के साथ में वो 60,000 हो गया, तो आप मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं 60,000। ऐसा मत करना कि 50,000 का लोन आ रहा है, ओवरड्यू 2,000 का आ रहा है, तो यहाँ पे आप 2,000 डाल दें। यहाँ पे आपको अमाउंट इन्वॉल्व पूरा डालना पड़ेगा जो ओवरड्यू के साथ में मैक्सिमम आ रहा है अभी। नेक्स्ट है कंपनसेशन सॉर्ट। अब ये कंप्लेंट है फेक लोन की, हमने लोन लिया ही नहीं और हमारे अगेंस्ट में लोन दिख रहा है, सिविल खराब हो गया है, तो आप उसका अमाउंट भी यहाँ से मांग सकते हैं कि आपको काफी टाइम लग रहा है, आपको दूसरे बैंक लोन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका सिविल खराब हो गया है, तो आप एक क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि हमने 1 लाख रुपीज यहाँ पर डाल रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने बोल दिया कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट है कंपनसेशन सॉर्ट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड। इस पूरी प्रोसेस में आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ रही है, किसी लॉयर की या किसी सीए की, या आपको बार बार विजिट करना पड़ रहा है, बंदे को भेजना पड़ रहा है, आपने कुछ भी हेल्प ली है उसके अगेंस्ट में जो खर्चा किया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको टाइम वगैरह लग रहा है, आपको जॉब से छुट्टी लेके जाना पड़ रहा है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कई बार ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, सो आपको पेशेंस रखना है पूरी प्रोसेस में। नेक्स्ट है अपलोड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि आप सेंक्शन लेटर की कुछ कंडीशंस का कंप्लाई नहीं हुआ है, फोरक्लोजर चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं जो मेंशन नहीं थे, तो यहाँ पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि सेंक्शन लेटर की कॉपी, आपके कुछ दूसरे मेल एक्सचेंज हुए हैं, वो सब आप अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम 2 MB की फाइल में। नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑथोराइजेशन। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि यदि आप खुद प्रोसेस कर रहे हैं, जैसा कि आप हमारे केस में कर रहे हैं, तो आपको ऑथोराइजेशन नहीं देना है। आपका लॉयर कर रहा है तो आप यस करेंगे, तो आपको उसकी पूरी डिटेल भी डालना पड़ेगी कि उसका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह क्या है। तो कोई ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन की आपने जो भी डिटेल दी है वो सही है, और उसके बाद में आप ये कंप्लेंट को फाइनली रिव्यू करके सबमिट कर सकते हैं। केयरफुली आपको रिव्यू करना चाहिए एक एक पॉइंट को कि आपने जो सिलेक्ट करा आंसर दिया है वो ठीक है, और उसके बाद में आप इस तरह से कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस, रिव्यू एंड सबमिट प्रेस करेंगे, आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। रिव्यू करने के बाद में सबमिट करते ही आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर या टिकट नंबर आ जाएगा आरबीआई की तरफ से, और मेल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने ये कंप्लेंट इस कंपनी के अगेंस्ट में आज फाइल करी है, जिसको आप फर्दर ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसका क्या है। आरबीआई को कंप्लेंट करना एक हाई लेवल कंप्लेंट माना जाता है, इसलिए आप समझो कि इस पे एक्शन होगा। आरबीआई डायरेक्ट जब बैंक को अप्रोच करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करेगा तो वो एक्शन तुरंत लेंगे, इसलिए बी केयरफुल, सारी इन्फॉर्मेशन सही देना इसमें, तो बेहतर होगा। एक्शन प्रॉम्प्टली बैंक लेगा, आप इसमें मान के चलिए। आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है। अगेन रीइटरेट कर रहा हूँ, आपको आरबीआई को कंप्लेंट तभी करना है जब आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है या आंसर नहीं मिला है और इस बात को 30 दिन हो गए हैं तो ही। ठीक है, आपको आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है तो फिर 30 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर ही नहीं मिला है तो आपको 30 दिन तो रुकना पड़ेगा इसके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको कंप्लेंट करना है। ये ऑनलाइन करने का तरीका है। इसके अलावा जब बैंक को कंप्लेंट करने का या सिविल को कंप्लेंट करने से रिलेटेड सारी चीजें के असेट्स या उसके फॉर्मेट मेल वगैरह के मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी यदि आपको कुछ चैलेंज आता है कंप्लेंट फाइल करने में, तो स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर या मेल आईडी पे आप हमको मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुपीस एमएसएमई केयर आपकी पूरी हेल्प करेगा इस पूरी प्रोसेस में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो तुरंत लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो और बिजनेस से रिलेटेड बातों को जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।